वो सारे आ गए धीरे धीरे हमारे शक्ति को देख हाँ सारे इकट्ठे तो क्या बात सारे वो जुड़ गए इस आंदोलन नहीं है फायदा आज ये मिला छोटे चक्र में राज्यसभा सांसद आ जाओ बैठो हमारे साथ 15 दिन 95 में 15 दिन हुए अगर इलेक्शन कमीशन ये विरोधाभास समझा सके कि ऐसा कैसे हो सकता है तब तो कुछ बात बने। लेकिन और देखिए, मेरा सारा जो ये वोट चोरी वाला है, राहुल गांधी जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तथ्य प्रस्तुत किए हैं, इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ किए हैं, मेरा विश्वास इस पे इसलिए बढ़ता जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उसकी वजह से। अगर वो ठीक हो, उनकी नीयत साफ हो, वो उन आरोपों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो आपको हरियाणा के संदर्भ में कह देता हूं, ब्राजीलियन महिला की 22 वोट, हालांकि बात तो यहाँ 25 लाख वोट की है, लेकिन 22 वोट ब्राजीलियन महिला की फोटो है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में भी नहीं कहा कि इसकी जांच करा देते हैं। हमारी जो केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है उनका तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है ये घुसपैठिए। यहाँ 22 एक विदेशी महिला की फोटो की वोट बनी हुई है, और शायद आपकी जानकारी में हो ये जो SIR हुआ पूरा बिहार में, जिसमें पॉलिटिकल नैरेटिव घुसपैठिया का चलाया था, वहां शायद 2 केस मिले हैं पूरे बिहार में। जो 65 लाख वोट कैंसिल होंगे, सिर्फ 2 वोट ऐसी मिली हैं जो जिनको आप कह सकते हो इलीगल इमिग्रेंट या जो भी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, जिस प्रकार से वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं, उससे इस चीज को बहुत बल मिलता है कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं। कैसे और क्या समाधान? समाधान तो सड़क है भाई। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। वो आवारा तो हो चुकी है, आप देख रहे हैं। सर, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब किसी यात्रा पे निकलता है तो बहुत कुछ पब्लिक को अपना संदेश देने के साथ उनसे सीखता है। तो 20 हल्कों में क्या कुछ पब्लिक का क्या मन आप पढ़ पाए, क्या कुछ आपको अनुभव? देखिए, एक चीज जो मुझे बड़ी स्पष्ट नजर आई वो ये है कि लोगों को अभी भी हरियाणा में उम्मीद कांग्रेस पार्टी से ही है। लेकिन ये भी है कि लोग कुछ नया भी देखना चाह रहे हैं। खासतौर पर जो युवा वर्ग है वो कुछ नया चाह रहा है। मेरे को नहीं पता वो नया क्या चाह रहा है, लेकिन मेरा ये निजी तौर पे मानना है कि हमारी यात्रा जो 20 हल्कों से होकर निकली है अब तक, उसमें जो लोग इसके साथ जुड़े हैं या जो एक जिज्ञासा लोगों में पैदा हुई है, उसका एक कारण ये है उसके मूल में
कि लोग कुछ बदलाव की ओर नजरें लगाए बैठे हैं, क्योंकि 8-9 महीने तक तो विपक्ष ऐसा लगता था प्रदेश में नदारद हो गया चुनाव के बाद, और ये आम चर्चा थी कि कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो हमारी ये जो यात्रा की जब योजना बनी है उस समय ये चीज भी हमारे दिमाग में थी। तो बाकी उसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग का मैं जरूर कहूंगा, उनका हमारे से कुछ संपर्क बन रहा है अच्छा खासा। उनको हम जानते नहीं, उस हिसाब से पहचानते नहीं कि मिले हों कभी, लेकिन वो हमें सुझाव भी देते हैं, कोई नई बात कहने के लिए भी बताते हैं। जिस इलाके में जा रहे हों वहां के इलाके के इश्यूज के बारे में भी हमको लिख के भेजते हैं। लेकिन करीब करीब सभी ने इस चीज पे हमारी बात से एग्री किया है कि जी आपने मुद्दा भी अच्छा उठाया है, इससे जो संदेश देना चाह रहे हो वो जरूरत है हमारे प्रदेश की, जिसे लोग शायद उस गहराई से नहीं समझ पा रहे, जो समझना चाहिए कि कितना हानिकारक हो सकता है ये। और दूसरा, उनका इस बात से भी वो हमारे से इत्तेफाक रखते हैं कि जो समय आपने चुना है वो इस चीज के लिए अभी है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आपके सामने बीच बीच में आती हैं। बाकी यह है कि हरियाणा ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो उसकी विविधता है वो तो इतने 1/4 भी नहीं किया, अभी उसमें भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। मतलब कहाँ तो आपका नरवाना वाला क्षेत्र और वो वाली साइड, और कहाँ फिर आप नलवा आदमपुर जाएं, फिर उधर नांगल चौधरी वगैरह जाएं, तो आपको सांस्कृतिक तौर पे, खेती बाड़ी के तौर पे, युवाओं की जो महत्वाकांक्षा है उसके हिसाब से फिर कई इलाके ऐसे आते हैं जब वहाँ आपको वाकई जाके ये समझ में आता है कि हाँ ये आंदोलनकारी इलाके हैं, क्रांतिकारी इलाके हैं। वो हर जगह वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, कुछ इलाकों में मिलती है। खासतौर पे भिवानी वाले इलाके में काफ़ी है उस चीज़ का भाव है। तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। आप नए बदलाव की बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी ने बदलाव किया और सरकार बना ली, नायब सैनिक, जैसे कांग्रेस में भी युवा जो आप बदलाव की बात कर रहे हो, में सीएम पद का चेहरा देख रहे हैं, जैसे स्थानीय नेता भी विश्वास करने लगे हैं आप पे। नहीं, इलेक्शन की बात करना या सीएम चेहरे की बात करना, वो हर चीज का समय होता है। वो तो अभी कहीं, वो कहते हैं अंग्रेजी में, होराइजन पे भी नहीं है वो चीज। तो अभी तो ये है कि वो जो चुनाव का नतीजा था उससे उभरने की बात है, जहाँ तक सिर्फ अगर राजनीतिक तौर पर यदि बात करें, और उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कम से कम अब तो कम से कम इकट्ठे दिखने चाहिए। सर, कांग्रेस ने चुनाव में हार के बाद मंथन किया, क्योंकि पुराने मंथन तो किया, लेकिन उससे अमृत निकला है, विष निकला, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मंथन तो बहुत हुआ है, 1 साल मंथन ही हुआ है। तो सर मैं कह रहा हूँ उसके बाद बासी खिचड़ी परोस दी। नहीं, परोसता कोई नहीं थी। देखिए, ऐसा नहीं होता राजनीतिक व्यवस्था में कि आप ओवरनाइट सब कुछ पलट दें। वो ओवरनाइट पलटी तो लोग मारते हैं, लोग ही कर सकते हैं, किसी को अंदर और किसी को बाहर। पार्टी में जो लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनको ऐसा नहीं होता कि उठा के एकदम से कोई किसी को साइडलाइन कर दिया। हर आदमी का एक तजुर्बा होता है, उसकी एक उपयोगिता होती है, तो उस अनुसार पार्टी फैसला करती है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो है प्रदेश अध्यक्ष की, और जो जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं वो नई चीज वो है। सीएलपी लीडर कंटिन्यूएशन है, उसको मैं नई अपॉइंटमेंट के तौर पर देखता ही नहीं। वो तो कंटिन्यूएशन थी, पहले भी वही थे, अब भी वही हैं। और बीच में जब 1-2 बार मौके आए जब सीएलपी का होना आवश्यक था संवैधानिक तौर पे, तो उन्हीं को ऑथराइज किया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, प्रदेश में जो एक पार्टी के तौर पे एक व्यवस्था पेश करने की अब जो शुरुआत हुई है, हालांकि अभी तो बहुत टीम बननी है सारी की सारी, प्रदेश की भी और जिलों की भी और उससे नीचे वाले स्तर की भी, तो वो सब जब हो जाएगा तब हम एक बेहतर स्थिति में होंगे ये कहने को कि आगे का रास्ता कैसा है। की जो हार हो रही है कांग्रेस की, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस एक दिन नेशनल पार्टी नहीं, अब क्षेत्रीय पार्टी रह जाएगी। हाँ, वो तो जिस दिन से सरकार बनी थी तब से कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं।
वो अलग बात है कि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो चुकी है काफी हद तक। मतलब बहुत उनके बड़े बड़े मंत्री और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी वो हैं जो पहले कांग्रेस में रहे हैं। तो वो तो कहने की बातें होती है, राजनीति में आप एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। सिर्फ एक बिहार के चुनाव से इस तरह की बात कह देना कोई न्याय संगत नहीं है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस मेन प्लेयर नहीं था। कोई गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस सेकेंडरी प्लेयर था वहाँ पे। मेन प्लेयर वहाँ पे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी थे, और कांग्रेस उस महागठबंधन का एक हिस्सा था। वो बात दूसरी है कि वहाँ के इलेक्शन में भी जो इनिशियल करंट जो है, एक मोमेंटम जो है, वो राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा वहाँ शुरू की थी वो उसी से हुआ था। उसके बाद ही सारी कैंपेनिंग जो है वहाँ उस नाते उठी थी। लेकिन नतीजे, अब उस पर मेरा विश्लेषण, फिलहाल मेरे पास विश्लेषण का कुछ नहीं है। सर, बेरोजगारी को लेकर के बाउंड अफसोस है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि गवर्नर और वही टाइम बाउंड नहीं है। मतलब विधानसभा बिल पास करके भेजे और गवर्नर उसके ऊपर बैठ जाए और उसके बाद कोई एवेन्यू खाली नहीं है। तो बीजेपी ने पूरे सिस्टम को अजीब सा बना दिया है। नौकरी की बात करते हैं, नौकरी देते नहीं। रेलवे की जो रिक्रूटमेंट है, कितनी बार तो एग्जाम कैंसिल हुए हैं। एग्जाम, अब कोविड आ गया, अब पेपर चोरी हो गया, अब कोई और कारण हो गया। तो वो जो देश के स्तर पर उनका मॉडल है वही उनके प्रदेशों में आता है। अब सीईटी का एग्जाम एग्जाम कराने से क्या हो गया? एग्जाम कराने से आपने सिर्फ यही किया है ना कि आपने 12 में से 1 लाख आदमियों को, 1 लाख बच्चों को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि तुम तो अब दोबारा कोशिश करना मत, तुम तो गिनती में भी नहीं हो। ये 1 लाख वाले हैं, उन 1 लाख वालों को कब देंगे? शायद चौथे साल में, और वो भी फिर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में बुला के उनको अपॉइंटमेंट की चिट्ठियां देंगे, जैसे कि सरकार एहसान करने लग रही हो कि लो भाई हम देने लग रहे हैं तुमको नौकरी। नौकरी का ये आलम है। ये आंकड़ा पिछले हफ्ते का है और आरटीआई की इंफॉर्मेशन का है। आपके एक नेशनल डेली, मेरे को अखबार का नाम ध्यान नहीं, उसने स्टोरी बहुत प्रमुखता से कैरी की थी। 46% प्रिंसिपल्स की पोस्ट सरकारी स्कूलों में खाली हैं और 56% शिक्षक वर्ग की जो पोस्ट हैं सरकारी स्कूलों में वो खाली हैं, और 39% कांस्टेबल्स की पोस्ट खाली हैं। लेकिन बीजेपी की मान्यता जो है वो ठेके की नौकरी, ठेके की व्यवस्था की है, ताकि इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर सकें और उनके ऊपर उनकी पकड़ बनी रह सके। ये है सबसे बड़ा खेल, और इसकी पराकाष्ठा जो है वो फौज में अग्निवीर की स्कीम है। क्या क्या हुआ, क्योंकि तो हिंदुस्तान की यहाँ से बहुत सारे बच्चे पलायन करते हैं, वहां से वापसी भेज देते हैं या कोई दूसरे देश से वहां। अब हरियाणा की तो एक खास, हरियाणा में तो ये चीजें बिल्कुल उभर के आ चुकी हैं अब कि आपका 1/3 प्रदेश एनसीआर में है और उसके बावजूद आप बेरोजगारी की दर में देश में सबसे ऊपर हो। आपके यहाँ तांता लगा हुआ है विदेश जाने का, और वो विदेश जाना बहुत महंगा है। तो मेरी जानकारी है 30 लाख से लेकर 60 लाख तक कुछ भी उसमें दिया जाता है, और सारा गैर कानूनी है। ये नहीं है कि कोई उसके अंदर, और सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है कि कम से कम उसको स्ट्रीमलाइन ही कर दें, कोई ऐसा सेल बना दें या कोई ऐसा मंत्रालय खोल दें केंद्र के स्तर पे या प्रदेश के स्तर पे, जो ये देश जहाँ बच्चे जाते हैं उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन ही हो जाए। तो सरकार की तरफ से तो कोई उम्मीद रखना बेमानी है। युवाओं को इस चीज से ऊपर आना पड़ेगा। ये जो धर्म और जाति और इसके नाम पे जो राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हानि यदि किसी की होनी है, किसी के भविष्य का के साथ खिलवाड़ होना है, तो वो युवा वर्ग है, और होने लग रहा है।
होने लग रहा है, लेकिन बहुत सालों पहले पढ़ा था कि अफीम धर्म की जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो वो कितने दिन तक उसका असर रहेगा पता नहीं, इंतजार करेंगे। बाकी हम तो सड़क पे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। सर थोड़ा सा व्यक्तिगत सा सवाल था, ये जो राहुल गांधी जी ने जब यात्रा की तो दाढ़ी रखी थी सर, आप भी रखे थे, आपका कोई संदेश देने का प्रयास इसके माध्यम से आपका कम कर रही है? मैं इसमें आपको एक कहानी बढ़िया सुनाता हूँ। ओशो रजनीश ये प्रोफेसर थे, तो इनको कोई वजीफा मिलना था। तो इनका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था बोला मैंने वाइस चांसलर से बात कर ली है, तेरी मीटिंग फिक्स कर दी, लेकिन उसके आगे को उल्टा सीधा मत बोलना। बोला नहीं, तो उधर मैं चुप रहा, तो मेरे को ले गया। तो वाइस चांसलर ने शुरू होते ही मुझे कहा, और रजनीश दाढ़ी रख ली? नहीं, दाढ़ी बढ़ा ली। तो कहता मेरे से तो चुप क्या रहा जाना था। मैंने कहा दाढ़ी तो स्वतः बढ़ती है, इसको काटा जाता है। और देखो इसमें मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो आपका लीडर होता है उसकी आप कोई भी चीज यदि अपनाना चाहो तो अपनानी चाहिए। पिताजी साथ बैठे हैं, सुनाते हैं जब संजय गांधी जी थे उन्होंने यहाँ तक की कलम रखी थी बड़ी बड़ी, तो वो बड़ी कलम का फैशन हो गया था। उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल पहननी शुरू करी थी। कोल्हापुरी चप्पल लोग पहनना शुरू हो गए थे। तो ये चीजें तो चलती रहती है भाई ऐसा है। अच्छा मैडम मैं जब पहली बार डीसी बना तब तक मैं आम तौर पर दाढ़ी रखता था, ठीक है। फिर एक बार कोई मेरे से मिलने आ गया, किसी काम से आया होगा, जाते जाते बोला भाई साहब बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा बोल भाई। मैं बोला जी अब डीसी हो ली है, थोड़ी दाढ़ी काट लिया करो। मैंने क्यों दाढ़ी में क्या बुरा है, क्या पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर लोग। तो उसके बाद मैंने रेगुलर काटनी शुरू करी थी, अदरवाइज मैं रखता पहले भी था। और अब यात्रा में तो वैसे भी सुविधाजनक है, सुबह आधा घंटा लगाना नहीं पड़ता इसके ऊपर। थैंक यू।